आदित्य को लेकर जहर भर दिया था, जिसकी वजह से राहुल सावी को धोखेबाज समझ रहा था और बार बार खुद को सावी पर भरोसा करने के लिए कोस रहा था। वहीं दूसरी तरफ सावी आदित्य को गुस्से में सुनाई जा रही थी। दरअसल जब सावी को गड्ढे से बाहर निकालते समय आदित्य का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीठ के बल जमीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से सावी उसके ऊपर गिर गई थी। सावी को चोट न लगे इस वजह से उसने गलती से उसकी कमर को पकड़ लिया और इसी वजह से सावी उस पर भड़क उठी। सावी ने भड़कते हुए आदित्य से कहा, तुमने मुझे जानबूझकर छूने की कोशिश की ना, वैसे भी मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ। तुम होटल में भी उस दिन मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे और आज तो तुम्हें खुला मौका मिल गया। आदित्य ने चौंकते हुए सावी से कहा, अरे यार, अजीब लड़की हो तुम। एक तो मैंने उन गुंडों से तुम्हें बचाया, ऊपर से तुम मुझे थैंक्स बोलने की जगह मुझसे फाइट कर रही हो। तुम्हारा उपलामती की बात सुनते ही सावी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे गुंडों से बचाया, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हें परमिशन मिल गई मुझे टच करने की। आगे से ऐसे मुझे टच मत करना, समझे तुम। आदित्य ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, अरे यार, किस पागल लड़की से पाला पड़ गया। एक तो इसको बचाया मैंने, ऊपर से मेरे साथ ही बहस कर रही है। चलो जाने दो, वैसे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर तुम कहो तो। सावी ने टेढ़ा मुंह करते हुए बोला, नहीं मैं खुद मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे गुंडों से बचाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब जाओ यहाँ से। सावी की बात सुनकर आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। थोड़ा आगे जाकर आदित्य ने दोबारा सावी की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, वैसे मेरा नाम आदित्य है, आदित्य सिंह राठौड़। मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, नाम तो तुमने सुना ही होगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और इतना कहकर आदित्य सावी को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। सावी अपने पैर जमीन पर पटकते हुए गुस्सा करते हुए बोलती है, हे भगवान, मैंने उसे भेज तो दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? यहाँ से तो आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, अब मैं क्या करूँ? और इतना कहकर सावी धीमे धीमे कदमों से उस जंगल से निकलकर उसी दिशा की तरफ जाती है जिस दिशा में आदित्य गया था। सावी को चलते चलते काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे वहां जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सावी ने लगभग हार मान ही ली थी कि तभी उसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आने लगी, जिससे सावी के मन में उम्मीद की एक किरण आ गई और वो दौड़ते हुए उसी तरफ गई जहां से वो आवाजें आ रही थी। थोड़ा आगे दौड़ते ही उसे वहां से सड़क दिखाई दे गई। वो दौड़कर सड़क की तरफ भागने लगी, तभी उसके सिर पर पीछे से किसी ने वार कर दिया। सावी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे वही चारों गुंडे खड़े थे जिनसे अभी थोड़ी देर पहले उसे आदित्य ने बचाया था। उन गुंडों को अपने सामने देखकर सावी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो उन्हें देखते ही अपने आप में बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, ये क्या, ये लोग फिर से आ गए? अब मुझे कौन बचाएगा? और सावी इसके आगे कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फिर जब सावी की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से आलीशान कमरे में पाया, जिसके मुलायम बेड पर वो सो रही थी। यह कमरा देखकर सावी को एक जगह की याद आई। यह कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा वो मुंबई के 5 स्टार होटल में रुकती थी तो वहां होता था। सावी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा आ रहा था। जैसे तैसे सावी ने अपनी आंखें खोली और उसने चारों तरफ घूम कर देखा तो यह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुंबई के 5 स्टार का कमरा था। ये देखकर सावी ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो उन गुंडों के बीच थी ना, तो फिर मुझे किसने बचाया? कहीं वो आदित्य मुझे उठाकर यहाँ अपने होटल में तो नहीं ले आया? सावी आगे कुछ भी बोलती, उससे पहले ही उसके हाथ उसके सिर पर गए तो उसने महसूस किया कि उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। सावी ने जैसे ही अपनी पट्टी को देखा, वो तुरंत अपने बिस्तर से उठ गई। बिस्तर से उठते ही सावी को चक्कर आ गए। चक्कर खाकर सावी जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने उसे वहां आकर बचा लिया और अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम सुपर वुमन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बदन लोहे का बना हुआ है जो सिर में इतनी चोट लगने के बाद भी यहाँ वहां आराम से दौड़ लोगी। सावी ने जैसे ही अपने सामने आदित्य को देखा, उसे फिर से गुस्सा आ गया और वह गुस्से में तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम बार बार मुझे छूने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या मैं शादीशुदा हूँ? सावी एक सांस में इतना कुछ बोल गई, लेकिन आदित्य ने उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी गोद से उतारकर उसके बिस्तर पर सुला दिया और उस पर ब्लैंकेट ढकते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे पति का नाम उदय सिंह है। अब तुम एक काम करो, ये कंबल ओढ़ लो और अपना मुंह बंद करके आराम से सो जाओ, बाद में बात करते हैं। और इतना कहकर आदित्य सावी के कमरे से बाहर निकल गया। सावी अपना सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखती रही और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, पता नहीं मुझे लेकर राहुल कितना परेशान हो रहा होगा। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ फंस गई हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। सावी ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने मेज पर रखे टेलीफोन पर पड़ी, जो उसे किसी पुराने जमाने का फोन लग रहा था। सावी तुरंत अपने बिस्तर से उठी और धीमे धीमे कदमों से उस टेलीफोन की तरफ गई। उसने उस टेलीफोन से राहुल का नंबर डायल किया और राहुल के फोन उठाने का वेट करने लगी, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया तो वह परेशान हो गई। फिर उसने उस फोन से जयपुर के महल के लैंडलाइन पर फोन मिलाया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद उधर से किसी ने फोन उठाया। फोन उठाते ही सावी बोली, हेलो, मैं सावी बोल रही हूँ, मैं यहाँ, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं इस वक्त आदित्य राठौर के साथ हूँ। मुझे जंगल में गुंडों ने पकड़ लिया था और वो मुझे उनसे बचाकर यहाँ ले आया। प्लीज मुझे यहाँ कर ले जाओ राहुल। सावी के इतना बोलने के बाद भी फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज नहीं आई तो सावी ने फिर से बोला, हेलो हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? मान सिंह, हेलो, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा? हेलो हेलो। सावी आगे कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही दूसरी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो गया और फोन के डिस्कनेक्ट होते ही सावी ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन जा ही नहीं रहा था। सावी परेशान हो गई और वापस जाकर अपने बेड पर बैठ गई। वहीं जयपुर के महल में वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रमती ने उठाया था। उसने जानबूझकर सावी को कोई जवाब नहीं दिया और एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, मैं तुझे इस महल से बाहर करके ही दम लूंगी लड़की। तेरे माँ बाप ने सारी जायदाद तेरे नाम की है ना? ये जयपुर का महल भी तो तेरे ही नाम है और तेरे नाम मतलब ये सब कुछ तेरे पति का है। तू अगर यहाँ रही तो तू किसी न किसी तरह ये बात पता लगा ही लेगी, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं तुझे इस महल में कभी वापस नहीं आने दूंगी। इस प्रॉपर्टी पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे मान सिंह का है, तेरा या तेरे पति उदय का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कहकर चंद्रमती जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी, अब तू देखती जा लड़की कि मैं कैसे तुम दोनों को एक दूसरे अलग करके अपना मकसद पूरा करती हूँ। क्या चंद्रमती राहुल और सावी को अलग करने में कामयाब हो पाएगी?
क्या एक बार फिर से इन दोनों की मोहब्बत एक बार फिर बेपनाह नफरत में बदल जाएगी? जानने के लिए मेरी कहानी बेपनाह नफरत के आगे के एपिसोड सुनते रहिए। सावी ने जयपुर के महल में कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी उसका फोन नहीं जा रहा था, क्योंकि चंद्रमती ने फोन के वायर निकाल दिए थे, जिसकी वजह से सावी के बार बार फोन मिलाने पर भी लैंडलाइन पर कोई फोन नहीं जा पा रहा था। बार बार कोशिशें करने के बाद भी फोन नहीं मिला, इसलिए सावी हार मानते हुए अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, राहुल को कितनी चिंता हो रही होगी मेरी। वो सोच सोचकर परेशान हो रहा होगा, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। इतना सोचते हुए सावी ने अपने सिर पर जोर से हाथ मारा, और जैसे ही हाथ मारा तभी उसके सिर में बहुत जोर से दर्द हुआ। सावी दर्द से कराहते हुए बोली, हे भगवान, मैं कैसे जाऊंगी राहुल के पास, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। इतना कहते हुए सावी बिस्तर पर लेट गई। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। ये वो कपड़े नहीं थे जो उसने तब पहन रखे थे जब वो वहां बेहोश हुई थी, बल्कि ये कोई और ही कपड़े थे जो उसे किसी और ने पहनाए थे। कपड़ों की तरफ देखते ही सावी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? मैंने तो ये कपड़े नहीं पहने थे, और मुझे वहां से वो आदित्य ही उठाकर लाया था। कहीं उसने तो मेरे कपड़े नहीं। इतना कहकर सावी ने अपने मुंह पर चौंकते हुए हाथ रखा और गुस्से में अपने बिस्तर से उठते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ चल दी। कमरे का दरवाजा खोलते ही सावी ने जब बाहर देखा तो उसे पता चल गया कि ये वो होटल नहीं था जिसके बारे में वह सोच रही थी, बल्कि ये तो किसी का घर था। लेकिन इतना शानदार घर देखकर सावी समझ गई कि आदित्य राठौर सच में कोई बड़ा बिजनेसमैन ही है, जो उसका घर इतना बड़ा और इतना आलीशान है। सावी गुस्से में पागल होते हुए चारों तरफ आदित्य को खोजने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए सावी बोली, अब ये कहां चला गया? वैसे तो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन अब जब मुझे उससे बात करनी है तो कहां गायब हो गया? फिर सावी चिल्लाते हुए उसका नाम लेने लगी, आदित्य, मिस्टर आदित्य, कहां है आप? हेलो हेलो, कोई है? अरे कोई है क्या? आदित्य। उसके इतनी तेज तेज आवाज देने पर भी किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सावी पूरे घर में घूमते हुए आदित्य को ढूंढने लगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े घर में सिवाय उसके कोई भी नहीं है। सावी पूरे घर में घूमी, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक कमरे से किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सावी उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगी जहां से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही सावी उस कमरे में घुसी तो अपने सामने एक फोटो देखी, जिसे देखकर सावी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी आंखें फाड़ कर देखा तो यह वही तस्वीर वही थी जिसे उसने जयपुर महल के उसी कमरे में देखी थी जहां से वो गायब हुई थी। ये वही तस्वीर थी जिस तस्वीर को चंद्रमती ने गुस्से में फाड़ा था, यानी कि ये रानी रूपमती की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही सावी ने चौंकते हुए कहा, ये तो वही तस्वीर है जिसे उसे चंद्रमती ने बिगाड़ा था। ये राहुल की मां सा की तस्वीर यहाँ, लेकिन इसकी सूरत तो बिल्कुल मां सा के जैसी है। इसका मतलब मैंने अब तक जिस औरत को देखा वो रूपमती थी। और फिर सावी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद सावी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, धत यार सावी, तू कैसे भूल गई? मां सा ने कहा था कि रूपमती बिल्कुल उनके जैसी थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मां सा है या रूपमती, और इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गई? फिर सावी ने कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रूपमती जी की तस्वीरें यहाँ क्या कर रही हैं? वो तो सालों पहले मारी गई थी ना, किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, तो फिर ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? तभी सावी के कानों में वही पायलों की छन छन की आवाज आई तो उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सावी ने जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सावी के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो बिल्कुल रूपमती जैसी दिखती थी और जिनकी शक्ल सूरत एकदम उसकी मां सा से भी मिलती थी। रूपमती को अपने सामने देखकर सावी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो रूपमती है। उसे लगा कि ये उसकी मां सा है, इसलिए सावी ने बिना कुछ सोचे समझे झट से बोला, मां सा आप। तभी सामने खड़ी रूपमती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सावी बिटिया, तू इतनी बड़ी हो गई, तू तो एकदम अपनी मां पर गई है। रूपमती को अपने सामने देखकर सावी को जैसे कोई सदमा लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सालों पहले मर चुकी रूपमती उसके सामने कैसे आ सकती है। सावी ने अपने आप से कहा, अरे यार सावी, कहीं तू कोई सपना तो नहीं देख रही? कहीं तूने फिर से मासा के भूत को तो नहीं देख लिया? और ऐसा सोचकर तुरंत सावी ने अपने आप को एक चींटी काटी और दर्द के मारे उसके मुंह से आउच निकल गया। और फिर सावी ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। मतलब मेरे सामने जो औरत खड़ी है वो मासा की आत्मा नहीं है, बल्कि वो रूपमती है जो मेरे सामने खड़ी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? सावी आगे कुछ भी बोल पाती, उससे पहले ही रूपमती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं कोई भूत नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी मासा की आत्मा। मैं रूपमती हूँ और मैं ही तुझे उस दिन जंगल में मिली थी और मैं ही तुझे जयपुर के महल में भी दिखती थी। मैंने कितनी बार तुझे इशारे दिए कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन तू समझ ही नहीं पाई। सावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रूपमती यह सब क्या कह रही थी। उसने चौंकते हुए रूपमती से बोला, ये आप क्या कह रही है? मतलब मैं जिसे देखती थी वो आप थी, और इसलिए आप मुझे अपनी वो तस्वीर दिखाना चाहती थी जिसे चंद्रमती ने फाड़ दिया। रूपमती ने सावी से कहा, हाँ बेटा, वो मैं ही थी जिसकी तस्वीर तुमने स्टोर रूम में देखी थी, और मेरी वजह से ही कल रात को तू इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। उस चंद्रमती ने तेरे सिर पर डंडा मारकर तुझे बेहोश कर दिया और तुझे यहाँ मुंबई के जंगलों में फेंकवा दिया ताकि तुझे यहाँ जंगली जानवर खा जाए और वो मजे से जयपुर की गद्दी पर राज कर सके। रूपमती की बात सुनकर सावी दंग रह गई और बोली, क्या मतलब मुझे उस जंगल तक पहुंचाने वाली चंद्रमती थी, और जयपुर की राजगद्दी पर मेरा क्या हक है? वो तो उसी की है ना। रूपमती ने जवाब देते हुए कहा, वही राजगद्दी जिसके लिए उस चंद्रमती ने मुझे और राहुल को मारने को साजिश की, वही राजगद्दी जिसके लिए उसे चंद्रमती ने तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी, ये वही राजगद्दी है जिसके लिए उसने न जाने कितने पाप किए हैं। रूपमती की बात सुनकर सावी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो डर से कांपते हुए बोली, क्या मतलब मेरे मासा और पापासा की हत्या करने वाली चंद्रमती है? उसी की वजह से मेरी साक्षी का आज भी वही हाल है, और आपकी हत्या के पीछे भी उसी की साजिश थी। क्या सावी यह सब बातें राहुल को बता पाएगी? क्या राहुल अपनी असली मां के बारे में जान पाएगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह नफरत, ओनली ऑन पॉकेट FM पर। सावी को रूपमती की बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर चंद्रमती ने ऐसा क्यों किया। वो तो कभी चंद्रमती से मिली भी नहीं है, और जयपुर की राजगद्दी पर उसका क्या अधिकार है? इन सभी सवालों में उलझी हुई सावी ने रूपमती से पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चंद्रमती ने मेरे मासा और पापासा को क्यों मारा, और जयपुर की राजगद्दी पर मेरा क्या अधिकार है?
सावी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए रूपमती ने सावी को चंद्रमती की उस असलियत के बारे में बताया जो सालों पहले उस चंद्रमती ने रूपमती के साथ किया था। सालों पहले जयपुर की राजगद्दी पर हुकुम सा चंद्रशेखर का राज था और जयपुर की महारानी चंद्रप्रभा थी जो रूपमती की खास दोस्त थी। रूपमती और चंद्रप्रभा की दोस्ती ठीक वैसी ही थी जैसी चंद्रशेखर और नूर सिंह की। इसीलिए चंद्रप्रभा ने एक फैसला लिया कि जब भी चंद्रप्रभा या को रूपमती को बच्चे होंगे तो वो दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के साथ शादी करवा देंगे। उसके बाद जो भी लड़का होगा उसे जयपुर की राजगद्दी सौंप दी जाएगी, चाहे वो चंद्रप्रभा का बेटा हो या रूपमती का। और यह बात जब चंद्रमती के कानों में पड़ी तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाने लगी रूपमती के बच्चे को मारने की, लेकिन उसकी इस योजना की किसी को भनक तक नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद जब रूपमती ने अपने बच्चों को जन्म दिया तो चंद्रमती ने उसे खत्म करने का फैसला ले लिया। अब वो बच्चा उदय सिंह 3 महीने का हो गया था, तभी सावी का जन्म हुआ। सावी का जन्म होने के बाद चंद्रमती के कलेजे पर सांप लौटने लगे और उसने उदय सिंह और रूपमती को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन चंद्रमती के इरादों की भनक रूपमती को लग गई, इसलिए उसने नूर सिंह को बताने का ठान लिया। लेकिन वो नूर सिंह को कुछ भी बता पाती उससे पहले उसकी दासी ने उसे बता दिया था कि विजय सिंह उसे मारने के लिए आ रहा है। इसलिए रूपमती ने बिना कुछ सोच समझे अपने बेटे को अपनी सबसे खास दासी जो विजय सिंह की प्रेमिका थी उसको सौंप दिया और खुद सबकी नजरों से बचते हुए महल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल गई। विजय सिंह को जब रूपमती नहीं मिली तो उसने किसी दूसरी औरत और उसके बच्चे की हत्या करके रानी चंद्रमती के सामने पेश कर दिया, क्योंकि चंद्रमती ने विजय सिंह से वादा किया था कि यदि वो रूपमती और उदय सिंह को मार देगा तो वो विजय सिंह को राज्य का सेनापति बना देगी। लेकिन विजय सिंह को कहां पता था कि चंद्रमती उसे धोखा दे देगी। चंद्रमती ने राजा नूर सिंह के आगे ऐलान कर दिया कि विजय सिंह ने रूपमती को मार डाला। रूपमती के मरने की खबर सुनते ही नूर सिंह ने विजय सिंह को मारने का ऐलान कर दिया, लेकिन चंद्रमती ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर और अपने बहन होने की दुहाई देकर विजय सिंह की मौत का पैगाम टाल दिया और उसे जेल में बंद करवा दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने विजय सिंह को जेल से रिहा करके वहां से भगा दिया और राजा नूर सिंह के सामने ऐलान कर दिया विजय सिंह गायब हो गया और उदय सिंह भी को भी किसी ने गायब कर दिया है। अब तक उसने राजा को यह नहीं बताया था कि उसने विजय सिंह के हाथों रूपमती और उदय सिंह की हत्या करवा दी, लेकिन उसे कहां पता था कि जिस उदय सिंह और रूपमती को मारने के लिए उसने विजय सिंह का इस्तेमाल किया था उस विजय सिंह ने ना रूपमती को मारा और ना ही उसके बच्चे को, बल्कि विजय सिंह ने ही उदय सिंह को पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे बोला था कि वो उसके भाई का बेटा राहुल है। चंद्रमती की सभी चालें सफल हो गई थी और अब बारी थी जयपुर की राजगद्दी को संभालने की, लेकिन उसे कहां पता था कि राजा चंद्रशेखर और चंद्रप्रभा ने अपना पूरा राज्य उदय के गायब होते ही सावी के नाम कर दिया था और खुद वहां से जैसलमेर निकल गए थे। जो रानी चंद्रप्रभा का मायका था, जैसलमेर का कोई राजा नहीं था, इसलिए राजा चंद्रशेखर ने जैसलमेर के राज्य को संभाल लिया और जयपुर का राज्य राजा नूर सिंह को सौंप दिया। फिर कुछ सालों बाद जब साक्षी बड़ी हो गई और राजा नूर सिंह ने चंद्रशेखर को अपनी शर्त याद दिलाई तो उन्होंने साक्षी की मानसिंह से शादी करवा दी। चंद्रमती इस बात को लेकर खुश थी कि उसके बेटे की शादी सावी से हो रही है, जिसके नाम ये जयपुर की राजगद्दी है। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि मानसिंह की शादी सावी से नहीं बल्कि साक्षी से हुई है तो उसने एक घटिया चाल चली और साक्षी का विजय सिंह के हाथों रेप करवा दिया और सावी के मासा और पापासा को मार दिया ताकि जयपुर की राजगद्दी से जुड़ा कोई भी गवाह न रहे। इतना सुनते ही सावी के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा और उसने गुस्से की आग में जलते हुए कहा, चंद्रमती ने एक राज्य की राजगद्दी पाने के लिए इतने लोगों के साथ गलत किया, किसी की हत्या कर दी तो किसी लड़की की जिंदगी की बर्बाद कर दी, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि उसका राजगद्दी बची रहे। रूपमती ने सावी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, हाँ बेटा, जब मैंने तुम्हारे माता पिता को बताया कि राहुल ही उदय सिंह है तो वो लोग जयपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन चंद्रमती को लगा कि वो लोग जयपुर की राजगद्दी वापस लेने आ रहे हैं तो उसने सिर्फ इस बात को दबाने के लिए तुम्हारे माता पिता की हत्या करवा दी ताकि जयपुर की राजगद्दी उसी की बनी रहे। वो तो राहुल को भी मार देती, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उदय सिंह है। इतना सुनते ही सावी की आंखों से आंसू बहने लगी और उसने रोते हुए रूपमती की तरफ देखकर बोला, माना माना, उसने जयपुर की राजगद्दी पाने के लिए ये सब किया, मेरे माता पिता की हत्या की, आपको जयपुर के महल से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी साक्षी, उसकी क्या गलती थी, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तभी रूपमती ने सावी की आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, उसने साक्षी के साथ किसी गद्दी के लिए गलत नहीं किया, उसने साक्षी को सजा दी, मानसिंह से शादी करने की सजा। वो चाहती थी कि अगर वो उसके साथ कुछ गलत कर देगी तो मानसिंह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन मानसिंह उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका एक भी गुण मानसिंह के अंदर नहीं है। रूपमती, मानसिंह बिल्कुल अपने पिता पर गया है, चंद्रमुखी पर नहीं। सावी रूपमती के गले लग गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, हाँ रूपमती आंटी, आप ठीक कह रही हैं, मानसिंह बहुत अच्छा है, साक्षी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो साक्षी से शादी करना चाहता है। वो आज भी उस शादी को शादी मानता है तो उसने बचपन में साक्षी से की थी। सच में मानसिंह का दिल बहुत बड़ा है। इतना कहकर सावी दोबारा से रोने लगी। रूपमती ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और उसे कसकर अपने गले लगाते हुए बोली, तू रो मत बेटा, मैं तेरी मासा की सबसे अच्छी दोस्त हूँ और तेरे पति उदय की मासा हूँ, इसलिए तेरी भी तो मासा हुई ना, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। इतना कहते हुए रूपमती के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, तू जब पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले ही मैं तेरी माँ से वादा किया था कि अगर तू मेरी बहू बनी तो तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगी, इसलिए अब तू चिंता मत कर। सावी, भले ही मैं तुम्हारी मासा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुझे तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। रूपमती के मुंह से इतना सुनते ही सावी ने रूपमती को कसकर पकड़ लिया और अपने अंदर का सारा दुख अपने आंसुओं के जरिए बाहर निकलने लगी। क्या सावी अब सारा सच उदय सिंह को बता देगी या चंद्रमती कोई और पास फेंकेगी? उन सबके पीछे भी वही है। यह बात सुनकर सावी तंग रह गई और बोली, ये आप क्या कर रही है मासा? इसका मतलब अभी भी जयपुर से जो बच्चे गायब हुए हैं उनके पीछे चंद्रमती का हाथ था। रूपमती ने सावी से कहा, हाँ बेटा, चंद्रमती ही इन सब का मास्टरमाइंड है। विजय सिंह और कार्ल मार्क्स तो बस उसके मोहरे हैं जिन्हें वो अपनी उंगलियों पर नचाती है। न जाने उन लोगों की क्या मजबूरी है जो वो उसके इशारों पर किसी बंदर की तरह नाचते हैं। तभी सावी ने रूपमती को बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन मासा, अगर आपको इतना कुछ पता है तो आज तक आपने राजा नूर सिंह को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? रूपमती ने सावी से कहा, देख सावी बिटिया,
अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं अब तक राजा नूर सिंह को सब कुछ बता चुकी होती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे और नूर सिंह की आखिरी निशानी आदित्य को कुछ भी हो। जब मैं महल से निकली थी तो आदित्य मेरे पेट में ही था और मुझे उसको अपने पेट में रखकर कितना संघर्ष करना पड़ा था ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं कभी उस महल की तरफ लौट कर नहीं गई। ये बात सुनते ही सावी दंग रह गई और रूपमती से बोली, क्या आदित्य आपका बेटा मतलब राहुल का भाई है? इसका मतलब उसे जंगल में मुझे बचाने के लिए आपने भेजा था और मेरे कपड़े। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही रूपमती ने कहा, चिंता मत कर बिटिया, तेरे कपड़े आदित्य ने नहीं बल्कि मैंने चेंज किए थे। जब उन गुंडों ने तेरे सिर पर वार किया तो खून से तेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए मैंने ही तेरे कपड़े चेंज किए और मेरे कहने पर ही आदित्य तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया। सावी ने रूपमती से कहा, लेकिन माँ सा आदित्य विक्रम और विक्रांत को कैसे जानता है और वो विजय सिंह के चंगुल में कैसे फंस गया? राहुल ने मुझे बताया था कि हमें जहाँ कैद रखा गया था वहाँ आदित्य भी मौजूद था। रूपमती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, आदित्य कभी उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसा, बल्कि आदित्य वहाँ इसलिए गया था ताकि वो लोग तुम्हारा सौदा किसी और से ना कर सके और ना ही राहुल को कोई चोट पहुंचा सके। उसे वहाँ भी मैंने ही भेजा था। रूपमती की बात सुनकर सावी ने चौंकते हुए कहा, क्या आदित्य को वहाँ आपने भेजा था? इसका मतलब आदित्य वहाँ मुझे मेरे साथ कुछ करने की इरादा से नहीं गया था। रूपमती ने सावी से कहा, नहीं बेटा, आदित्य तो तुझे उन राक्षसों से बचाने के लिए गया था, लेकिन फिर वो विक्रम सिंह आ गया और तुझे वहाँ से निकालकर जयपुर के महल ले आया। सावी ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन आप हर कदम पर हमारे साथ थी तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मासा, आपको पता है राहुल अपनी माँ के लिए कितना तरसा है? रूपमती ने नम आंखों से कहा, मुझे सब पता है बिटिया, लेकिन मैं कभी चाहकर भी राहुल को अपने सीने से नहीं लगा पाई। उसे कभी नहीं कह पाई कि उसकी माँ जिंदा है। मैं उसके लिए तड़पती रही, तरसती रही, रातों को आंसू भी बहाती रही, लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं चुप रही। मैं जानती थी अगर गलती से यह बात बाहर आई कि राहुल मेरा बेटा है तो वह विजय सिंह और चंद्रमती मेरे बेटे को जीने नहीं देते, उसे मार ही देते। इतना कहकर रूपमती जोर जोर से रोने लगी। सावी ने उन्हें संभालते हुए चुप कराया। चुप होते ही रूपमती फिर से कहने लगी, उस चंद्रमती की वजह से मुझे यहाँ मुंबई आना पड़ा और एक होटल में काम करना पड़ा, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, उस होटल के मालिक ने मुझसे खुश होकर अपना पूरा होटल मेरे नाम कर दिया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया और आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। इतना सुनते ही सावी ने रूपमती से कहा, बस माँ साहब, बहुत हुए। उस चंद्रमती के अत्याचार अब आप और नहीं सहेंगी। अब आप अपने बेटे से भी दूर नहीं रहेंगी। मैं मिलाऊंगी आपको आपके बेटे से और मैं भी देखती हूँ कि वो चंद्रमती कैसे एक माँ से उसके बेटे को अलग करती है। इतना कहकर सावी ने रूपमती को अपने गले से लगा लिया। इधर चंद्रमती ने अपनी चाल चल दी और राहुल के आगे जाकर बोली, देखा बेटा, तुमने उस महारानी को महल से गए 2 दिन हो गए और उसने तुम्हारी कोई खबर भी नहीं ली। तुम यहाँ पागलों की तरह बैठकर उसका इंतजार कर रहे हो और वो वहाँ मुंबई में बैठकर अपने आशिक के साथ अय्याशियां कर रही है। राहुल अपने कमरे में बेड पर बैठकर सावी को याद कर रहा था और फिर चंद्रमती मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए राहुल के पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बस कर बेटा, उस सावी के लिए तड़पना छोड़ दे। मुझे से तेरी हालत देखी नहीं जाती। देख तो 2 दिन में ही क्या हाल बना लिया तूने अपना। ना तू कमरे से बाहर आता है ना हमारे साथ हंसता है, और वो इतनी खुश है कि तभी राहुल ने चंद्रमती को टोकते हुए कहा, नहीं माँ सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सावी के बारे में जैसा सोच रही है वो वैसी नहीं है। जरूर कोई बात होगी जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रही, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसा आप कह रही है। तभी चंद्रमती ने कहा, तुझे पता है बेटा, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तू इतना अच्छा है कि तुझे सावी की बुराइयां नजर ही नहीं आती। अरे तेरी बीवी तुझे धोखा देकर अपने आशिक के साथ ही अय्याशियां कर रही है, तुझे समझ क्यों नहीं आता? तभी चंद्रमती सावी की कुछ पुरानी तस्वीरें जो उस होटल में आदित्य के साथ थी, जिसमें वो उसके साथ खड़ी हुई थी, वह दिखाते हुए बोलती है, देखो बेटा, इसको ये सावी इस आदित्य को पहले से ही जानती है और तुम्हारे आगे बोला कि वो आदित्य के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या चंद्रमती राहुल को भड़काने में कामयाब हो पाएगी या सावी राहुल को सब सच सच बता देगी? सावी ने रूपमती से वादा किया कि वो अब उसे उसके बेटे से मिलवाएगी और उसे उसके सारे अधिकार दिलाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सावी ने राहुल के पास फोन किया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद वो फोन राहुल ने नहीं बल्कि चंद्रमती ने उठाया और फोन उठाते ही सावी कुछ भी कह पाती उससे पहले ही चंद्रमती चिल्लाते हुए बोली, अरे चैन से जीने क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? क्यों बार बार फोन कर रही है? उसे नहीं करनी तुमसे कोई बात? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? चंद्रमती के ऐसा बोलते ही सावी का खून खौलने लगा, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को दबाते हुए सावी बोली, माँ साहब प्लीज मेरी राहुल से बात करवा दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे उसे बताना है कि मैं आदित्य के पास फंस गई हूँ, वो मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से चंद्रमती चिल्लाते हुए बोली, बंद कर अपना ये ड्रामा, तुझे महल से कौन और बोलती है गुंडों ने उठा लिया। अब बस कर, बंद कर अपनी बकवास और आज के बाद मेरे बेटे के पास कभी फोन मत करना, उसे तुझसे कोई बात नहीं करनी। और इतना कहते हुए चंद्रमती ने फोन काट दिया। चंद्रमती के फोन काटते ही रूपमती, जो अभी तक सावी के पास शांत खड़ी हुई थी, वो चिल्लाते हुए बोली, देखा बेटा, तूने उसने तेरे महल जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मुझे पता है उसने अब तक तो राहुल के कान भी भर दिए होंगे तेरे खिलाफ। सावी मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ साहब, वो चाहे राहुल के कितने भी कान भर ले, लेकिन हमारा प्यार इतना मजबूत है कि किसी की भी बातों में नहीं आएगा। राहुल उनकी कोई बात नहीं मानेगा। रूपमती ने सावी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस दुनिया का कोई भी आदमी भले ही अपनी पत्नी के लिए किसी और पर भरोसा न करे, लेकिन अपनी माँ की कही हुई हर बात पर भरोसा करता है। और मुझे पता है उस चंद्रमती ने राहुल के दिल में अब तक तेरे लिए बहुत सारा जहर भर दिया होगा, जो तू चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगी। रूपमती की यह बात सुनकर सावी घबरा गई और उसने चंद्रमती से कहा, मैं जाऊंगी महल राहुल को बताने कि मेरे साथ क्या हुआ था और उस चंद्रमती ने आपके साथ क्या किया। रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे क्या लगता है बेटिया, वो चंद्रमती अब तुझे महल वापस जाने देगी और तुझे राहुल से बात करने देगी? नहीं बेटा, वो तुझे महल की तरफ देखने भी नहीं देगी। जहां तक मैं उस चंद्रमती को जानती हूँ, उसने महल का बाहर पहरेदार खड़े कर दिए होंगे ताकि तू महल में अपना कदम भी ना रख सके और ना ही राहुल को घर से बाहर निकलने देगी ताकि वह तुझसे मिलने आ सके। तभी सावी ने फोन से किसी को फोन किया और रिंग जाने के थोड़ी देर बाद फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? सावी ने जवाब देते हुए बोला, हेलो मानस सिंह, मैं आपकी भाभी से बोल रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? सावी की आवाज सुनते ही मान सिंह ने सवालों की झड़ी लगा दी और बोला, आप कहाँ हैं भाभी साहब और आप आदित्य के साथ क्या कर रही है?
कहीं आप किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? उस आदित्य ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? भाभी सा? मानसिंह को शांत करते हुए सावी ने कहा, धैर्य रखो मानसिंह, मुझे कुछ नहीं हुआ और आदित्य ने मुझे कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे गुंडों से बचाया है। पता नहीं कैसे मैं जब रास्ते में जा रही थी तो मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया, तभी आदित्य ने मुझे बचाया। तभी मानसिंह ने कहा, तो भाभी साहब ने बताया क्यों नहीं? आपको पता है भाई साहब आपके लिए कितने परेशान हो रहे हैं, कब से आपको फोन लगा रहे थे, लेकिन आप अपना फोन भी यही छोड़कर गए। आप 2 मिनट रुकिए भाभी साहब, मैं अभी भाई साहब से आपकी बात करवाता हूँ। तभी सावी ने मानसिंह को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मानसिंह, वो अभी मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप एक बार पापा साहब से मेरी बात करवा सकते हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, महल की किसी सुरंग के बारे में। सुरंग की बात सुनते ही मानसिंह को महल के अंदर की उस सुरंग की याद आ गई, जिसके बारे में कुछ समय पहले वो खुद नूर सिंह से बात करने वाला था और उस सुरंग के बारे में उनसे पूछने वाला था। और सावी के मुंह से सुरंग की बात सुनते ही मानसिंह तुरंत दौड़ते हुए नूर सिंह के कमरे में जा पहुंचा और नूर सिंह को फोन देते हुए बोला, पापा साहब भाभी साहब, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है, महल की सुरंग के बारे में, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करना चाहता था। मानसिंह ने जैसे ही नूर सिंह को फोन दिया, सावी ने वहां से फोन रूपमती के हाथों में थमा दिया। रूपमती ने जैसे ही फोन पर नूर सिंह से हेलो किया, नूर सिंह के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। नूर सिंह रूपमती की आवाज तुरंत पहचान गया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, रूप, ये तू बोल रही है, लेकिन तू तो। नूर सिंह आगे कुछ भी बोलता, उससे पहले ही सावी ने फोन रूपमती के हाथों से ले लिया और खुद नूर सिंह से बात करते हुए कहने लगी, पापा सा है जिन्हें आपने बरसों पहले खो दिया था, वो माँ सा आज भी जिंदा है और मैं उन्हीं के साथ हूँ। पापा सा, क्या आप जानना चाहते हैं कि माँ सा को आपसे दूर रहने के लिए किसने मजबूर किया? मेरी माँ सा और पापा सा की हत्या किसने की और राहुल को आपसे दूर किसने किया? तभी नूर सिंह ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बोला, हाँ बेटा, मुझे सब जानना है, मुझे अपनी रूप से मिलना है और उससे मिलकर ढेर सारी बातें करनी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जिंदा है। सावी ने कहा, तो फिर ठीक है पापा सा, आप अभी के अभी मुंबई एयरपोर्ट पर आ जाइए, मैं वहां खुद आपको पिक करने आऊंगी। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपके साथ महल में क्या क्या हो रहा है, लेकिन पापा सा तब तक आप यहाँ आने की खबर किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। तभी नूर सिंह ने सावी की बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन मानसिंह वहीं नूर सिंह के कमरे में खड़ा हुआ था। नूर सिंह ने जैसे ही मानसिंह को देखा तो उन्होंने उसे फोन पकड़ाते हुए कहा, मानसिंह, मुझे अभी के अभी मुंबई के लिए निकलना होगा और तू मुझसे वादा कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। मानसिंह ने कहा, किसी को भी नहीं, मतलब माँ सा को भी नहीं बताऊं कि आप मुंबई जा रहे हैं? लेकिन पापा सा, ऐसा क्या कहा भाभी सा ने आपको जो आप अचानक मुंबई जा रहे हैं, और ये रूप कौन है? तभी नूर सिंह के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने खुश होते हुए कहा, देख बेटा, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वहां से आकर तुझे सब बताऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तब तक तू किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, तुझे अपने पापा सा का वास्ता, अगर तूने किसी को भी बताया तो तू अपने पापा से का मरा मुंह देखेगा। और इतना कहकर नूर सिंह महल से तुरंत निकल गया, बिना किसी को बताए और बिना किसी के कानों को खबर हुए। मानसिंह के अलावा महल में कोई नहीं जानता था कि नूर सिंह कहाँ जा रहा है। क्या नूर सिंह रूपमती से मिलकर सच्चाई जान पाएगा? क्या चंद्रमती की सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी? जयपुर के महल का एक नौकर दौड़ते हुए राहुल के कमरे में पहुंचा, जहां चंद्रमती राहुल को भड़काने में लगी हुई थी। नौकर वहां पहुंचकर उस कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। तभी चंद्रमती ने गुस्से में दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उदय के कमरे में ऐसे आने की? ऊपर से दरवाजा पीट रहे हो? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया इस महल पर? चंद्रमती के मुंह से इतना सुनते ही उस नौकर ने अपना सिर नीचे झुका लिया और गर्दन झुकाते हुए बोला, माफ कीजिएगा महारानी सा, अगर बात इतनी बड़ी ना होती तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। वो महाराजा नूर सिंह है। उस नौकर की बात सुनते ही रूपमती ने तुरंत राहुल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आकर बोली, तुम्हें मैंने महल की खबर रखने का काम सौंपा रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी सारी बातें सबके सामने बोल दोगे। बताओ कौन सा तूफान आ गया जो ऐसे दौड़ते भागते उदय के कमरे तक आ गए? तभी वो नौकर अपनी गर्दन नीचे करके उस कमरे की तरफ इशारा करने लगा जिस कमरे के अंदर से सुरंग निकलती थी और हकलाते हुए बोला, वो रानी साहब, वो महाराज नूर सिंह, वो सुरंग। उसकी बातें सुनकर चंद्रमती ने चिल्लाते हुए कहा, ये वो करके इशारे में क्यों बातें कर रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो ना, ऐसा कौन सा तुम्हारे सामने शेर आ गया जो तुम भीगी बिल्ली बनकर हकला रहे हो? तभी उस नौकर ने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊंचा उठाते हुए कहा, रानी साहब महाराजा नूर सिंह सुरंग से होते हुए कहीं चले गए। इतना सुनते ही चंद्रमती के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या नूर सिंह सुरंग से होते हुए कहीं चला गया? लेकिन कहां गया? इतना सुनते ही नौकर ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, वो रानी साहब, जब तक हम लोग सुरंग के उस पार गए तब तक महाराज वहां से जा चुके थे, हमें नहीं पता वो कहां गए। चंद्रमती के हाथ में उसका फोन था, उसने आप देखा ना ताव, और फोन सीधा उस नौकर के मुंह पर दे मारा, जिससे उस नौकर के माथे पर से खून बहने लगा और फिर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम लोगों को इसीलिए इस काम पर रखा है, किसी काम के नहीं हो, तुम सब निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। राजा नूर सिंह के बाहर जाने की बात सुनते ही चंद्रमती गुस्से से पागल हो गई और गुस्से में पागल हुई। चंद्रमती सीधा उस आदमी के कमरे में जा पहुंची जो उस दिन उसके साथ उस कमरे में था जहां सावी छुपी हुई थी। ये वही मास्क वाला आदमी था जिसने साक्षी पर हमला किया था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सेनापति कनक सिंह था, जो राजा नूर सिंह का सबसे वफादार दोस्त था, लेकिन सच में वह सबसे बड़ा दुश्मन था, जो राजा नूर सिंह से नफरत करता था। जिस राजा नूर सिंह को उस पर अपने भाई से भी ज्यादा भरोसा था, वही कनक सिंह चंद्रमती के साथ मिलकर उसी के राज्य को हड़पने की साजिश कर रहा था। चंद्रमती कनक सिंह के कमरे में जाते ही चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता भी है कि महल में क्या हो रहा है, या सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा? कनक सिंह ने जैसे ही चंद्रमती की ओर देखा, वो तुरंत उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ मेरी रानी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया महल पर जो तुमने आसमान सर पे उठा रखा है? चंद्रमती ने गुस्से में कनक सिंह को धक्का देते हुए कहा, तुम्हें पता भी है वो नूर सिंह महल से कहीं गायब हो गया और महल से बाहर गया भी, तो कहां से? तभी कनक सिंह ने चंद्रमती को फिर से अपनी तरफ खींच लिया और बोला, ऐसा कहां गया तुम्हारा नूर सिंह जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? चंद्रमती ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, वो महल से बाहर तो गया है, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं बल्कि सुरंग वाले रास्ते से। चंद्रमती के मुंह से इतना सुनते ही कनक सिंह चौंक गया और चौंकते हुए बोला, क्या ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन नूर सिंह महल के गुप्त रास्ते से क्यों गया? आखिर ऐसा कौन सा काम होगा जो उसे छुपकर जाना पड़ा? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? चंद्रमती ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोला,
नहीं, मुझे नहीं लगता उसे कुछ पता चला होगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे कोई सबूत नहीं छोड़े हैं जिसकी वजह से उसे पता चल सके। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो मुझे बताकर क्यों नहीं गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी कनक सिंह ने चंद्रमती को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अरे तो वो आ जाएगा। मेरी रानी, तू क्यों परेशान हो रही है? कहाँ जाएगा वो? नूर सिंह यहीं कहीं गया होगा, तुम तो बस मेरे साथ। तभी चंद्रमती ने कनक सिंह को धक्का देते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ सोच सोच कर पागल हुए जा रही हूँ और तुम्हें अभी भी अपनी आग बुझाने की पड़ी है। चंद्रमती से इतने कठोर शब्द सुनते ही कनक सिंह ने तुरंत अपना फोन निकाला और फोन मिलाते हुए किसी को धमकाते हुए कहने लगा, चारों तरफ अपने आदमी लगा दो और पता करो ही राजा, नूर सिंह कहाँ गया है। मुझे 1 घंटे में पूरी खबर चाहिए, वरना तुम जानते हो क्या होगा। और इतना कहकर कनक सिंह ने फोन रखते हुए चंद्रमती की तरफ देखा और बोला, अब तो तुम खुश होना मेरी जान, अब तो मुझे धक्का नहीं मारोगे ना। इतना सुनते ही चंद्रमती के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथों से कनक सिंह का कॉलर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखते हुए बोली, तुम्हें तो पता है ना उस नूर सिंह को मैंने कितनी मुश्किलों से काबू में किया हुआ है। अगर एक बार वो मेरे हाथों से निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चंद्रमती के इतना कहते ही कनक सिंह ने चंद्रमती को अपने होठों के करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखने से पहले बोला, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं मरता हूँ, जाने मन तुम्हारा गुस्सा और उस नूर सिंह के लिए तुम्हारी नफरत, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और इतना कहते हुए कनक सिंह ने चंद्रमती के होठों पर अपने होंठ रख दिए और दोनों एक दूसरे में खो गए। इधर चंद्रमती अपने आशिक के साथ अपने जिस्म की आग बुझा रही थी, तो उधर राजा नूर सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और सावी उसे लेकर रूपमती के पास जा रही थी। चंद्रमती अपने आशिक के साथ उस कमरे में अपने जिस्म की आग बुझाने के बाद बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में कनक सिंह के साथ लेटी हुई थी। तभी कोई बाहर से कमरे का दरवाजा पीटने लगा। कमरे का दरवाजा खटखटाते ही चंद्रमती अचानक से उठ खड़ी हुई और तुरंत अपने सारे कपड़े पहन लिए और घबराते हुए कनक सिंह की तरफ देखते हुए बोली, कौन है दरवाजे पर और अब मैं क्या करूं? मैं कैसे छुपूं? किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो? कनक सिंह चंद्रमती की बातों का कुछ भी जवाब देता उससे पहले ही कमरे के बाहर से एक नौकर की आवाज आई और वह बोला, महारानी मैं हूँ, मुझे राजा नूर सिंह के बारे में पता चल गया कि वो कहाँ गए हैं। उस नौकर की आवाज सुनते ही चंद्रमती ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, ये 2 कौड़ी का नौकर मुझे कभी न कभी हार्ट अटैक तो दे ही देगा। जब देखो कमरे का दरवाजा पीटता रहता है, बदतमीज कहीं का। तभी कनक सिंह ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोला, क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई जो तू ऐसे दरवाजा पीट रहा है जैसे तू कोई भूत देख लिया हो? तभी उस नौकर ने नीचे गर्दन करते हुए कहा, गजब हो गया सेनापति जी, वो राजा नूर सिंह मुंबई गया है, वो रानी सावी आई थी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने। इतना सुनते ही चंद्रमती की सांसें अटक गई और वह कांपते हुए बोली, क्या सावी, ये लड़की मेरे गले की आफत बन गई है, समझ नहीं आता इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। पता नहीं अब वो नूर सिंह के कानों में क्या भरेगी और क्या नहीं। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या चंद्रमती सावी को मार देगी? क्या राजा नूर सिंह को सब सच पता चल जाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह नफरत, ओनली ऑन पॉकेट FM पर। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं।